गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार आज झारखंड पीजीटी के इतिहास विषय के पाठ्यक्रम सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दो तीन बातों पे मैं चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ, अनिवार्य समझता हूँ। दिस इज़ अ कंपल्सरी टू डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन हिस्ट्री। ये जैसा कि आपको पता है कि जो भी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस होंगे। एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और सबसे सटीक विकल्प को चुनना होगा। बार बार समझ जाइए, सबसे सटीक। इट मे बी कि चारों सही दिखता हो, लेकिन कौन सबसे निकट है सत्य के, इसका भी ख्याल रखना होगा। तो आखिर ट्रिक क्या होना चाहिए? मैं एमसीक्यू पे लगभग 30 वर्षों से रिसर्च कर रहा हूँ और 7-8 वर्षों के रिसर्च के बाद 2000 में 3 पुस्तकें मेरी आई थी एनसीईआरटी बेस्ड, जो देश में पहली थी। उसके बाद तो अब दर्जनों लोगों का है, मेरा ही गायब हो गया। उन दिनों देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन कैरियर का, सिविल सर्विस का जवाहर पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था दिल्ली में, जेएनयू में, जिसका मैं फाउंडर एडिटर था। उसी से एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी की आई। उसमें यही सवाल मैंने उठाया, उसी का समाधान किया। एनसीईआरटी के सारे फैक्ट को मैंने क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट किया। तो चूँकि जब ये आया, जब ये रिसर्च शुरू किया था 1994 में, तो मेरा सहपाठी, मतलब मेरे साथ लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति आईएएस टॉप किया था, श्री कृष्ण वत्स। तो उसके डिस्कशन और तमाम चीज़ों के बाद वो तैयार हुआ था। तो मैं सबसे पहले एमसीक्यू को करना क्या है, तो आप याद रखिए कि बहुत बड़ा सिलेबस है। ये सिलेबस वही है, लगभग इस सिलेबस को करके आप आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं, झारखंड पीसीएस में हिस्ट्री रख सकते हैं, देश की इतिहास की किसी भी परीक्षा को देख सकते हैं, यूजीसी को दे सकते हैं। बहुत थोड़ा बहुत माइनर अंतर है। इतना बड़ा सिलेबस है। इसको पूरे सिलेबस को मुझे तबीयत से पढ़ाने में, ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो 8 महीने लगेंगे, ऑफलाइन पढ़ाऊँगा तो कंप्लीट 10 से 11 महीने लगेंगे। और आपके पास समय कम है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास एक बैकग्राउंड है अपने सब्जेक्ट का, वही इस सब्जेक्ट को लेगा जो एमए किया है। तो आपको कुछ ट्रिक से चलना होगा, बाजार के भरोसे नहीं चलना होगा। क्या ट्रिक होना चाहिए उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि हिस्ट्री किस बात का आग्रह करता है, हिस्ट्री क्या चाहता है, कैसे बनता है। तो 2-3 बातें बड़ा क्लियर है कि जो प्रूवन फैक्ट है, दे ऑल आर अंडर द डोमेन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के खाते में वो सारे वो तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं प्रूवन है, यानी स्वयं सिद्ध है या जिसको विद्वतापूर्वक सिद्ध किया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है। संदेहात्मक चीज़ें इतिहास नहीं है। ये अलग बात है कि इतिहास खूब आज़ादी देता है किसी चीज़ को अपने नज़रिए से देखने का, अगर आप में तर्क है और आपके पास एविडेंस पुख्ता है। नाउ यू हैव ए प्रॉपर एविडेंस, देन यू कैन से दैट एनीथिंग। बट इतिहास साहित्य नहीं है कि बात बनाने की इजाज़त नहीं देता है। तो इतिहास अपने से ही एक ऊर्जा लेता है। इतिहास को बाहर से ऊर्जा नहीं चाहिए होता है। इतिहास कभी भी समाप्त होने वाला विषय नहीं है, प्रतिदिन ये अपना निर्माण करता है और इतिहास के अंदर एक आंतरिक गतिशीलता है जिससे ऊर्जा प्राप्त करके और वो घटनाओं को अपने अंदर समाहित करता जाता है। इतिहास कुछ नहीं करता है, स्वयं इतिहास कुछ नहीं करता है। इतिहास की नज़र होती है हर चीज़ पे और उसको मौन होकर स्वीकार कर लेता है
और स्वीकार करने के बाद उसको ऑन रिकॉर्ड ले आता है। ये इतिहास करता है। तो उस आंतरिक गतिशीलता को समझ के अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा एमसीक्यू में करेंगे, वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ पढ़ने के तरीके, कि चूँकि मेरा मानना है कि एग्जामिनेशन जो है और युद्ध, ये दोनों पूरा ट्रिक से लड़ा जाता है। इतिहास आपको ये भी सिखाता है कि लाखों की फौज किसी के पास है और चंद हजार सैकड़ों फौज से उस लाखों को पराजित किया। बड़ा पड़ा है, एक दृष्टांत नहीं है, सैकड़ों दृष्टांत हैं इतिहास में जहां ऐसा हुआ है। किन चीज़ों से हुआ है? उस इच्छा शक्ति से हुआ है, उस प्लानिंग योजना से हुआ है। तो आपको भी एक ऐसी योजना बनानी होगी, ऐसी प्लानिंग बनानी होगी कि आप इतिहास को उस प्लानिंग के तहत करें। और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस दिल्ली मदद आपकी करेगा। तो फिर चलते हैं, सोर्सेज एंड अप्रोचेज ऑफ स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। प्रारंभिक भारतीय इतिहास को पढ़ने के स्रोत और अप्रोच, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए इतिहास में। तो ये सदैव याद रखिए कि इतिहास पढ़ते पढ़ते आपके अंदर जो चीज़ साइलेंटली आपके व्यक्तित्व में कई चीज़ें विकसित होती हैं। आप तार्किक होते हैं, आप अंधविश्वासी नहीं होते हैं, क्योंकि एविडेंस के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं फैक्ट को, अपने फैक्ट को, अपने जिज्ञासा को शांत करते हैं। इतिहास किसी के अंदर, किसी भी व्यक्ति को जब वो इतिहास के जद में आता है तो निराश होकर नहीं जाता है। सबके लिए इतिहास के पास बहुत कुछ है, सबको पोटली बना के देता है इतिहास। तो इतिहास कैसे बना, यानी एविडेंस क्या है, दैट ऑल आर कॉल्ड सोर्सेज, जो दो प्रकार के होते हैं। एक रिटेन सोर्स होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। रिटेन सोर्स में चीज़ें लिखी गई हैं और उस लिखने का भी, उसके छानबीन करके ही इतिहास में वो सोर्स माना जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी मानी जाती है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, जिसके कई रूप हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के कई रूप हैं। वो मोहरों में हो सकता है, वो सिक्कों में हो सकता है, वो स्तंभ में हो सकता है, वो प्रस्तर में हो सकता है, वो किसी ईंट पे हो सकता है, एवरीवेयर अवेलेबल, जो पुरातत्व के माध्यम से जिसका आकलन हम करते हैं। और दोनों सोर्स को मिलाकर हम एक मुकम्मल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जिनके लिए दोनों सोर्स नहीं हैं। जैसे जो भाई, अगर हम, जैसे टॉपिक नंबर 2 है अर्ली पास्टोरल एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटी द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी प्रारंभिक पशुपालक और कृषि समाज के पास हम कैसे अध्ययन करते हैं। तो इतिहास फिर अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में टूट जाता है। वन इज़ जिसको हम कहेंगे प्री हिस्ट्री, पूर्व इतिहास, यानी वो इतिहास जिसका निर्माण केवल और केवल आर्कियोलॉजी के द्वारा हुआ है। चूँकि उस समय मनुष्य ने लिखने की खोज नहीं की थी, सारी चीज़ें मौखिक चल रही थी। तो आर्कियोलॉजी से जो इतिहास बनता है उसको प्राक इतिहास भी कहते हैं, पूर्व इतिहास भी कहते हैं, जिसमें जिस हिस्ट्री में लिखित भी है और आर्कियोलॉजी भी है, दोनों से जो बनता है वो हिस्ट्री होता है। लेकिन इसमें फिर एक पेंच आ जाता है, अगर लिखित है और डिकोड नहीं हुआ, यानी उसको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन उसका रहना न रहना दोनों बराबर है। एक संभावना है, एक उम्मीद है कि आने वाली संतति इतनी योग्य होगी कि उसको डिकोड कर लेगी। उस हिस्ट्री को प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है, आदि इतिहास बोला जाता है, जिसके अंदर भारत में हड़प्पा संस्कृति आता है, जिसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन वो डिकोड नहीं किए गए हैं। तो केवल आर्कियोलॉजी के द्वारा ही बना है। एक तो केवल आर्कियोलॉजी से है और एक आर्कियोलॉजी विथ रिटेन है, वो प्रोटो हिस्ट्री है, आदि इतिहास है।
उसके बाद इतिहास की बात आती है, जिसके पास ढेर ढेर साक्ष्य आर्कियोलॉजी के भी हैं और खूब खूब लिखित भी हैं, वो वैदिक एरा से चालू हो जाता है भारत के संदर्भ में। तो अब अर्ली पोस्टल और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, अब इसको पढ़ रहे हैं या इसको, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका MCQ अलग अलग रूपों में मिलेगा आपको, हर जगह मिल सकता है, किसी भी काल में मिल सकता है। वो 1947 में भी मिल सकता है कि भारत की आज़ादी पे सबसे अच्छी किताब किसकी है, 1857 के विद्रोह पे इनमें से कौन सी किताबें हैं, तो दे ऑल आर सोर्स। तो ये आपके साथ पहले अध्याय से चल के और आखिरी तक आपको पहुंचाएगा। तो इसको साथ साथ पढ़ने की चीज़ है, इसको अलग से अगर आप पढ़ेंगे तो खतरे में रहेंगे। कभी नहीं पढ़ना है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी इस सोर्स को के MCQ को मैं बताऊंगा और बनाते जाइएगा, आपका एक क्लियर होगा। अलग से पढ़ेंगे बहुत कंफ्यूज कर जाएंगे और सब भूल जाएंगे। विथ रेफरेंस टू पढ़ेंगे, जैसे अब सुदर्शन झील गुजरात का पढ़ेंगे, रुद्रदामन के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, क्लियर होता चला जाएगा। शक राजा के बारे में आप जान जाएंगे, अशोक के बारे में जान जाएंगे, गुप्त का उससे संबंध है वो जान जाएंगे। प्रयाग प्रशस्ति पढ़ेंगे तो आप अशोक के बारे में जान जाएंगे, वहीं पे लिखा समुद्र गुप्त का भी है और सारे गुप्त वंशों का है। तो इस कॉन्सेप्ट में चलेंगे तो ठीक ठाक मामला चलता रहेगा। वरना एब्सोल्यूट कोई इसको पढ़ता है या इस पर बहुत सारे मटेरियल है कट पेस्ट करके कोई दे देता है तो आप खतरे में हैं, रटना पड़ेगा और वो फेल कर जाएगा एग्जाम में। अर्ली पोस्टल एग्रीकल्चर कम्युनिटी पे आपको ये समझना है कि है बहुत लंबा। अब इसमें 3 काल है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो नियोलिथिक एज से, जिसको नव पाषाण काल कहते हैं, उस एज से हमारे यहाँ सेटलमेंट होता है और वो सेटलमेंट जाता है, बिहार तक जाता है, सब जगह कुछ ना कुछ मिलता है। झारखंड में भी उसके कुछ एविडेंस है, बंगाल में भी है। तो केवल नव पाषाण पे अगर फोकस करेंगे, खासकर क्या जानना ज़रूरी है आज के भी कॉन्सेप्ट में कि हमारे इस पूर्वज के बारे में क्या जानना ज़रूरी है। 2-3 बातें जानना ज़रूरी है कि इनका लाइफ कैसा था, यानी इनके ज़माने में कैसा अन्न होता था। क्या गेहूं की खेती होती थी, चावल की होती थी, क्या यूनिसेलुलर एकोशीय अनाज था या बहुकोशीय अनाज था। फिर इनके बारे में जानने की ज़रूरत है, चूँकि पोस्टल एग्रीकल्चर है और पशु, तो कौन से पशु को ये पसंद करते थे, कौन सा पशु रहता था, और इन्होंने क्या मानव सभ्यता को योगदान दिया। तो इस काल का जो सब मतलब 2 महत्वपूर्ण योगदान, बल्कि आप 3 महत्वपूर्ण योगदान यहाँ तक हो चुका है। मज़ेदार बात है कि इतिहास में आज तक 4 योगदान को, इतिहास के 4 योगदान को मानव सभ्यता कभी नहीं भूलेगी, उसी का ऋणी है। तो 3 इसी काल में हो गया हुआ है, इसलिए इसके बाद बहुत फास्ट मामला दिखता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता दिखता है। क्या 3 हो गया? तो इसी काल में भाषा का आविष्कार हो जाता है, यानी लोग साइन लैंग्वेज से, यानी इशारों से कुछ लिखना पढ़ना, कुछ बोलना, लिखना पढ़ना मतलब चिन्ह, और कुछ बोलना, आवाज़ देना, और उस मीनिंगफुल आवाज़ को बना देना, मीनिंगफुल भाषा का निर्माण कर देना, उसका आविष्कार हो चुका है इसी काल में। फिर अग्नि का आविष्कार हो गया है, जो जीवन को क्या नहीं अग्नि ने दिया। एक अग्नि के बनने से मानव सभ्यता का प्रसार हुआ, क्योंकि अग्नि हमारे लिए सुरक्षा कवच तैयार करती थी। बड़ा सा मोटा सा कहीं लक्कड़ जला दिए, पशु पक्षी नहीं आता था। अग्नि आया, भोजन पकने लगा, तो आदमी का लाइफ बढ़ने लगा, वो पका हुआ भोजन खाने लगा। अग्नि ईश्वर का रूप धारण कर ली, तो सारे समस्याओं का समाधान अग्नि से होने लगा, और मानव का प्रिय मित्र अग्नि बना। तीसरा काम इन लोगों ने ही कर दिया था, पहिए का आविष्कार, जिससे क्या हुआ कि आवागमन बढ़ा। पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हो चुका है, आवागमन। 3 आविष्कार हुआ, उसका चौथा आविष्कार अब जाके हुआ है, जिसके साक्ष्य हम सब हैं। यानी चौथा आविष्कार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, जो
बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के लिए, जिस पे चल रही है उत्तर आधुनिक समाज, उसके लिए वो आविष्कार क्या है? तो आविष्कार है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आविष्कार, यानी कंप्यूटर के सहारे बहुत सारे चीज़ों का मिल जाना। जो आविष्कार है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कहीं भी हिंदुस्तान में हैं, आप हमारे लाइव क्लास का मज़ा ले रहे हैं। तो कितना दिन लगता है मानव सभ्यता में परिवर्तनकारी क्रांतिकारी आविष्कार करने में। लोग भ्रम में रहते हैं कि मैं इतिहास बदल रहा हूँ। सब कुछ हमारे पूर्वजों ने 4000 वर्ष पूर्व दे गया, और हम निहाय एक अहंकार में रहते हैं। हमने क्या किया, उसमें क्या बढ़ाया, ये जानने की ज़रूरत है। तो ये 4 आविष्कार सर्वमंगलकारी है, सर्व सृष्टि के लिए उपयोगी है, पूरे मानवता का निर्माण, पूरे सभ्यता का निर्माण, पूरे दुनिया के इतिहास को एक नई दिशा दिया है ये 4 आविष्कार। तो इस एंगल से इसमें बामुश्किल से 10 से 15 प्रश्नों में आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि पहले पूर्व पाषाण काल में जो थे वो आदमी ठीक से खड़ा नहीं होने पाता था, पूरा होमो इरेक्टस था, और उसके पास जो चीज़ें थी वजनी चीज़ें थी, थोड़ा ताकत से वजन से किसी चीज़ को वो थ्रो करता था, उसके हथियार फाइन ट्यून नहीं थे। फिर मध्यकाल में थोड़ा फाइन होने लगा, थोड़ा छोटा होने लगा, काटने पीटने का भी चीज़ बनने लगा। नवपाषाण में आके बहुत तीक्ष्णता उस हथियार में आ गई, और बहुत माइक्रो हथियार भी बनने लगा। अनाज खेती करने लगा, चंद पशुओं जो उसके जीवन में ज़रूरी था उसको डोमेस्टिक बनाया, उसमें कुत्ता है, उसमें घोड़ा है, उसमें दुधारू चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें बनाने लगा। और चलायमान रहता था, वो एक जगह रह नहीं पा रहा था, अलग अलग घाटियों में नदी के किनारे रहना होता था। थोड़ा बहुत फसल आ गया तो आ गया, शिकार के ऊपर ज़्यादा निर्भरता थी। फिर वो शिकार को वो प्रिजर्व करना सीखा, फिर फल फ्रूट के बहाने भी जीवन को जीना सीखा। तो इसमें मास 15 से 20 क्वेश्चन अगर बना दूं तो कुछ भी नहीं छूटेगा। मतलब हम इसको डिमार्केशन टेक्निक से पढ़ाएंगे, अब पूरा इतिहास नहीं बताएंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इट ओरिजिन, नेचर एंड डिक्लाइन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय नेचर ये नदियों के किनारे है। इस सिविलाइजेशन को देखने के बाद लगता है कि बड़ा वेल कनेक्टेड था। सिंधु की 5 नदियां हैं इनके कब्जे में जहाँ पे ये हैं, और वो समुद्र से कनेक्ट हो जाती है, यानी अरब सागर से कनेक्ट हो जाती है। स्वयं सिंधु है, बड़ी नदी है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, सतलज है, ब्यास है, तो इसके किनारे होती है। और कुछ सब्सिडरी नदियाँ भी इसके साथ जुड़ जाती है, और सारे चीज़ें नदी के किनारे हैं। तो नदी के किनारे हैं तो बट नेचुरल है कि नदी होगी तो फ्लड आता होगा, फ्लड आता होगा तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम थी, मर्केंटाइल स्वभाव के थे, शहरी जीवन था। तो शहर की परिभाषा ही यही होती है कि जहाँ का पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर ना करे, यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों से दूर रहे, वो शहर कहलाता है। तो इनका दुनिया भर के व्यापार था, तो समझना होगा कि इनके व्यापार था तो किन चीज़ों का व्यापार होता था, कौन चीज़ कहाँ मिलता था, व्यापार का एक्सचेंज कैसे होता था। इनके पास एक बेल मोनेटरी सिस्टम था। वो मोनेटरी सिस्टम क्या था, वो पैसा सिक्का किस चीज़ से बना हुआ था, आर्ट एंड कला कल्चर क्या था, कौन कौन से जगह थे, कौन जगह का क्या पर्पस था। कई चीज़ों को बांट के किया गया था कि कुछ चीज़ें पोर्ट सिटी थी, कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरह थी, कहीं कलेक्टिव लाइफ था। अगर 30 से 35 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बना दिया जाए, लोग रटते रहते हैं बच्चा सब, यहाँ IAS की तैयारी में पेज का पेज, अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला, वो कहाँ से मिला, तो नंगी मूर्ति कहाँ मिली, तो आदि शिव का रूप का प्रस्तर कहाँ मिला। जैसे ही डिवाइड करेंगे कि उसका पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, आर्थिक लाइफ कैसा था, राजनीतिक लाइफ कैसा था, तो इसी तीनों के अंदर 20-20 क्वेश्चन का MCQ अगर इसको प्रॉपर समझ के कर लेते हैं तो कोई नहीं आपको रोकता है। पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन,
इंडिया 2000 कॉमन एरा टू 500 बिफोर कॉमन एरा टू 500 कॉमन एरा। इतिहास में अब कॉमन एरा बोलने की बात है, क्योंकि अभी तक हम लोग प्रैक्टिस में नहीं आए। इसको बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। चूँकि इतिहास सेकुलर मिजाज की चीज़ है, बहुत पहले वर्ल्ड में हल्ला हुआ कि मैं ईसा मसीह को क्यों मानूं, तो बिफोर कॉमन सामान्य काल मान लिया गया टाइमलाइन पे, सामान्य काल से पहले पहली सदी को मान लिया गया, तो बिफोर कॉमन एरा है। इसके बाद है कॉमन एरा। इधर जब चलेंगे तो कॉमन एरा 500, मतलब इसको सीधा हम वैदिक काल बोल देंगे, जिसमें दोनों वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है। तो उसका क्या सेटलमेंट था, इकोनॉमी क्या था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, रिलीजन इंडिया। यहीं से कंटिन्यूटी भी एक आ जाती है, एक इतिहास की एक ब्यूटी फिर यहाँ इमर्ज करती है कि इसके पहले यहाँ तक इतिहास डिसकंटिन्यू कर जाता है, क्योंकि वी आर नॉट द एक्सटेंशन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, वी आर एक्सटेंशन ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन। यानी हमारे पास जो आज इतिहास है, हम 2500 वर्ष से बिल्कुल कंटिन्यू है, बिल्कुल डेवलप करते जा रहे हैं। ये भी भारतीय इतिहास का एक बहुत ही श्वेत पक्ष है, और ये डिसकंटिन्यू एक सिविलाइजेशन कर जाता है एक बीच में, जिसका कोई अता पता नहीं है हमारे से। उसका अभी रिसर्च है, गहन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च चल रहा है। अगर रिटन टेक्स्ट मिल जाता तो जल्दी पढ़ लिया जाता, लेकिन चलिए खैर। तो वी आर द एक्सटेंशन ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन, जो ये वैदिक सिविलाइजेशन की बात करता है। डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको चारों वेद और उसमें जो डिफरेंसेस है उत्तर और पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल बहुत आइडियलिस्टिक होता है, फिर सोसाइटी डिकम्पोज करता है, खंडित होने लगता है, बहुत सारी बुराइयां आती हैं, फिर उसके प्रोटेक्शन में इवोल्यूशन होता है। उपनिषद का एक विद्रोह शुरू होता है। 16 महाजनपदों में आपने विज्जी का नाम सुना होगा, जो 8 छोटे छोटे जनपद से बने थे। विज्जी माने वैशाली, जो बिहार में है, और उसी का एक जनपद मिथिला था, विदेह था, जहाँ राजा जनक हुए। ऐसा माना जाता है कि उपनिषद एक तरह से प्रोटेक्ट किया अर्थ, वो अथर्ववेद के बाद जो बुराइयाँ आई, और कहीं ना कहीं आदमी में आध्यात्मिक चेतना की प्रकाष्ठा ले आया। और दूसरा, इधर बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र पंचाल जो कहलाते थे, ये 2 जगह से उपनिषद निकली है, और धीरे धीरे थॉट प्रोसेस को हिंदुस्तान के चेंज कर दिया। तो ये सारी घटना यहाँ हो जाती है। इवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी कल्चर एविडेंस, वैदिक ट्रेस समीटा टू सूत्राज। अब इसी से काट के इसको बना दिया। अब इसको इंटीग्रेट करके अगर हम पढ़ लें कि उद्भव जो हुआ उत्तर भारत में सोसाइटी और संस्कृति का, वैदिक टेस्ट और संहिताओं और सूत्रों के द्वारा, उसकी चर्चा है। तो इसको अगर इंटीग्रेटेड होकर पढ़ लेते हैं, इसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचिंग ऑफ महावीरा एंड बुद्धा, कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, अर्ली फेज, स्टेट फॉर्मेशन, अर्बनाइजेशन, महावीर, बुद्ध और समकालीन समाज, और अर्ली काल, स्टेट फॉर्मेशन का, राज्य के निर्माण का, और शहरीकरण। अब इसमें 3 बातें हैं। अब इतना ही दिनों में क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक साथ गंगा के पट्टी में 62 क्षत्रिय राजकुमार विद्रोह करते हैं उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, और जिसमें से शेष भारत में बचता है केवल महावीरा। जैन धर्म ही आज भारत में अस्तित्व में है, वैसे बुद्ध है वो कहने का है। वो बुद्ध में कौन लोग हैं, तो कुछ नियो बुद्धिस्ट हैं, जिसको आम्बेडकर ने कन्वर्ट कराया था, जिसको आम्बेडकर ने 9 यान कहा था, यानी हीन यान, महायान, 9 यान। और कुछ जो तिब्बत के लोग हैं, एग्जाइल जो यहाँ रह रहे हैं, जिनको पॉलिटिकल एसालम मिला हुआ है, राजनीतिक रूप से जिनको रहने की आज़ादी मिली हुई है हिमाचल के धर्मशाला में, और हिमालयन पट्टी में रहते हैं अरुणाचल तक। और कुछ चंद लोग हैं जो श्रीलंका से जुड़े हुए लोग हैं, वो हैं, मतलब प्योर बुद्ध नहीं है, बहुत कम जनसंख्या इनकी बचती है। तो वो इतिहास का एक बहुत बड़ा डिबेट है। फ़िलहाल मुझे उस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं इन दोनों की टीचिंग को अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे, इसमें कंटेम्प्रेरी पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो काम चल जाएगा। उसके बाद सेकंड अर्बनाइजेशन हो जाता है इंडिया में, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन हम हड़प्पा को मानते हैं। वैदिक काल टोटली एग्रो बेस्ड सोसाइटी थी, कृषि ही उनका मुख्य धंधा था। जैसे हड़प्पा का व्यापार था,
यानी पूरा ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। अब धीरे धीरे शहरों का छोटे छोटे गंज बनने लगे, बाज़ार बनने लगे, उर्दू का शब्द है गंज, तो अर्बनाइजेशन का कैरेक्टर आने लगता है। और अर्बनाइजेशन के कैरेक्टर ने ही महावीर और बुद्ध को भी शिष्यों की संख्या बढ़ा के दिया। टोटल एग्रो बेस्ड सोसाइटी होती तो इतना सपोर्ट नहीं मिलता। राइज ऑफ मगधा, मौर्य एम्पायर, इंस्क्रिप्शन, धर्म, नेचर एंड मौर्य स्टेट। अब मौर्य साम्राज्य का उद्भव होता है और अशोका ने इतिहास को बहुत कुछ दिया। ये पहला सम्राट था जो यूनिफिकेशन किया। जैसे हम बोलते हैं कि आज़ादी के बाद नेहरू जी के नेतृत्व में आए, सरदार पटेल ने देसी रियासत और तमाम यूनिफिकेशन का काम किया, क्योंकि उनके गृह मंत्री थे। उसी तरह अशोका ने भारत को बौद्धिक, सांस्कृतिक दो रूपों में और चैतन्य बनाया जीवन को। यानी अशोक पर्यावरण के प्रति भी उतना चिंतित है। दंग रह जाइएगा कि एक शिलालेख में अशोक लिखता है कि कूड़ा को जो हम जला देते हैं, आज लोग कहते हैं कि मत जलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन अशोक कहता है कि नेवर, कभी भी उसमें अग्नि मत डालो। उसके नीचे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी सोच। और तो उसने अपना डिमार्केशन किया था, अपना संदेश दिया था, अपना कोड ऑफ कंडक्ट, अपने आचरण, राज्य का आचरण कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर का आचरण कैसा होना चाहिए, जो गुमस्ता है सरकार के अंदर, जो काम करने वाले हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए, और जनता का कैसा होना चाहिए, उसकी बात को रखा है। वो जबकि प्रभावित था। उससे पहले ये काम डेरियस फारस का बहुत बड़ा राजा हुआ था। इस काम को डेरियस II ने किया था अशोक से पहले, जो 42 देशों का राजा था, जिसको आज गल्फ कंट्री कहते हैं। नीचे तुर्की तक उसका शासन था, यूरोप को टच करता था। उसको जीतने के लिए सिकंदर आया था और फारस में डेरियस III को उसने हराया था, बहुत बड़ा राज्य को जीता था। और यूनान के भी हम्मुरबी सभ्यता में भी बहुत सारे चीज़ें कोड में, बहुत सारी चीज़ों को शिलालेख के ऊपर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। तो हम हम्मुरबी सभ्यता में भी उस चीज़ को देखते हैं। उसी चीज़ को अशोक ने भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम नई शिक्षा नीति में अलग अलग भाषा की बात करते हैं। अशोक ने वहाँ की जो भाषा थी, अरमाइक लिपि बॉर्डर पे लिया, अफ़गानिस्तान पे खरोष्टी लिपि में लिया। जनरली ज़्यादा बिहार, यूपी, नेपाल और नीचे कर्नाटक तक था। कितना बड़ा अशोक का राज था, वहाँ उसने ब्रह्मी लिपि का सहयोग लिया, लेकिन इस बॉर्डर प्रांत में अरमाइक और खरोष्टी का लिया। तो इतना बड़ा हिंदुस्तान बना के दिया। थैंक्स हमको होना चाहिए। और पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। तो इसके अंदर अशोका पे, इसमें अगर 200-250 क्वेश्चन 200 कर लिया जाए मगध के अंदर, चूँकि 4-5 तो इसी में महाजनपद होते हुए मगध को एस्टेब्लिश करेंगे, तो 200 क्वेश्चन का ये बाजार है। अगर हम MCQ करा दें तो शायद आप सही जगह पे मारेंगे। डायरेक्ट प्रश्न पूछे ना पूछे, आप समझ जाएंगे कहाँ क्या बनता है। पोस्ट मौर्य, उत्तर मौर्यकालीन पीरियड, नॉर्थ इंडिया में पेनिसुलर इंडिया, मतलब प्रायद्वीपीय भारत, और उत्तर भारत, वहाँ का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक प्रशासन, इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, धर्म, तामिल लहम, इस सोसाइटी और संगम टैक्स। इसमें बड़ा इतिहास का फेज बन जाता है पोस्ट मौर्य पीरियड का। इसमें सारे बड़ा तेज़ी से हर चीज़, चाल चरित्र राज्य का बदलने लगता है। चूँकि मौर्य एक मजबूत शासन दिया था, लेकिन प्रकृति की नियति है कि हर शासन का एक नेचुरल डाउनफॉल होता है, पतन हुआ और बहुत सारे रियासत हुए। ठीक इसी के साथ दक्षिण में, तमिलनाडु में बहुत सारा चीज़ें बदलने लगी। वहाँ लिटरेचर का बहुत बड़ा, वन ऑफ द क्लासिक लिटरेचर, जैसे आपका संस्कृत है, तमिलनाडु में हुआ। और 3 संगम हुए, संगम युग, और बड़े आख्यानों से भरा पड़ा है वो फेज़, जानने की ज़रूरत है। और दोनों के बीच जोड़ने वाला एक ऋषि था, अगस्त की चर्चा यहाँ भी होती है, और संगम साहित्य की भी अध्यक्षता अगस्त करता है। इसका मतलब है पहला आदमी जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ता है वो व्यक्ति कोई और नहीं, मुनि अगस्त थे। इंडिया इन द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्त काल
पुनः पाटलिपुत्रा में एक मजबूत शासक आया, श्रीगुप्त से लेकर चालू होता है। इसमें 4 बड़े प्रतापी लोग हुए। समुद्रगुप्त बहुत बड़ा हुआ, जो नॉर्थ और साउथ को जीता, जिसको कहने के लिए गलत बात है, लेकिन वो भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन से वो ज़्यादा बड़े क्षेत्र पे बड़ी सफलता पाई थी। नेपोलियन तो सफलता नहीं पाया, लेकिन चूँकि पश्चिम से हमारा इतिहास लेखन प्रभावित है, इसलिए ऐसा कहा गया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। तो चलता रहा, इसने बहुत कुछ दिया। शिक्षा के क्षेत्र में गुप्त वंश का ही है कि वो विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी इन लोगों का देन है। कुमारगुप्त के समय ही शुरू हुआ। तो इसके समय पॉलिटिकल हिस्ट्री और ख़ासकर इस समय का कल्चरल हिस्ट्री और रिलीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि कई लोग, डिबेट का मैटर है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का है कि इसको भारतीय संस्कृति का या भारतीय इतिहास का गोल्डन फेज कहते हैं। मैं इसका डिनाई करता हूँ, गोल्डन फेज नहीं था, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि अद्भुत विकास हुआ कला का। बहुत मंदिर बने, धुनाधार, नई शैली इमर्ज की। 2 शैली पहले मंदिर की थी, द्रविड़ शैली और नागर शैली। भारत 2 भागों में बटा हुआ था। जैसा पुराण में हम देखते हैं कि विष्णु पुराण भी कहता है, वायु पुराण में भी कहता है कि नॉर्थ आर्यावर्त कहलाता था, साउथ ब्रह्मावर्त, और नर्मदा और विंध्य की पहाड़ियों से ये बढ़ जाता था। हिमालय से लेकर मध्य प्रदेश तक को आर्यावर्त कहते थे और नीचे ब्रह्मावर्त था। तो आर्यावर्त में जो चीज़ें हिमालयन रीजन में थी, जो मंदिरें, वो सब नागर शैली की कही जाती थी। ये सीधा होता है, आज भी देखते हैं कि सीधा सुरंगा खड़ा हो जाता है चारों ओर से दीवार होकर, और द्रविड़ शैली गोल गोल गुंबद बनता है, और बीच में बेसर शैली इमर्ज करता है। बेसर शैली, बेसर शब्द का मतलब ही दोगला होता है कि नागर और द्रविड़ियन दोनों स्टाइल को, गोला भी होगा, फिर निकलेगा, चारों ओर गुंबद भी हो जाएगा, दोनों का डिफ्यूज़ किया गया। वो अब बहुत सारे ईंट के पहली मंदिर गुप्त काल में ही कानपुर के पास भीतर गांव में बनी। विष्णु इमर्ज करते हैं एक देवता के रूप में, और तमाम आख्यानों की रचना इसी काल में होती है, जिसको पुराण कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है आज भी पूरे इतिहास में जिम्मेवारी पूर्वक किसी बात को बोलना चाहिए। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कि अगर वो 18 पुराण नहीं लिखा जाता तो आज हिंदुस्तान की इतनी दुर्दशा नहीं होती। वेद बहुत पवित्र था, इसीलिए आर्य समाज ने पुराणों का विरोध किया। इतनी जाति और इतने भ्रमित करने वाले नॉन लीनियर कथा में कथा जुड़ा हुआ है, जो सारे की रचना इसी काल में हुई है। ब्राह्मणवाद प्रकाष्ठा पे पहुंचा है, और इस काल में मोटा मोटी इसके कैरेक्टर को बता दूं, इसमें कल्चर और रिलीजन से ज़्यादा और क्वेश्चन है। आर्ट एंड आर्किटेक्ट भी थोड़ा पूछ लेता है। दूसरा, लिटरेचर का बहुत विकास हुआ है। स्वयं कालिदास, जिसे अंग्रेज लोग शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं, लेकिन अंदर है। शेक्सपियर केवल दुखांत नाटक को लिखा है, कालिदास हमारे सुखांत नाटक को लिखे हैं। तो कालिदास के एक से एक कृतियाँ आती हैं, जिसके द्वारा हम इतिहास भूगोल को भी समझते हैं। उसके बाद है थीम ऑफ अर्ली इंडियन कल्चर हिस्ट्री, लैंग्वेज, टेक्स्ट, मेजर स्टेजेज इन इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, मेजर फिलोसफिकर थिंकर स्कूल, आइडियो, साइंस एंड मैथमेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे 5 दर्शन इमर्ज कर जाते हैं, और इस फेज में आते आते हमारे पास बहुत बड़ा एक रिलीजियस पर्सनालिटी हिंदुत्व में जन्म लेता है, इमर्ज करता है। वो कोई और नहीं, आदि शंकराचार्य है, जो पूरे भारत के धार्मिक चरित्र को ही बदल के रख देता है। बुद्ध उन्हीं के तेज तपस्या से कहाँ चला गया, खोजने से नहीं मिलता है। तो और हम बहुत पुनः फिर से चैतन्य होने लगे धार्मिक रूप से। अद्वैतवाद के ये प्रणेता थे शंकराचार्य, जो कहते थे कि ईश्वर अलग नहीं है, वो भीतर ही है, जो कुछ भी है भीतर ही है, खंडित नहीं है, किसी ढंग का द्वैत नहीं है कि ईश्वर अलग है, हम अलग हैं, हमको उससे मिलना है। जो कुछ भी है संसार अंदर में, तो यहाँ तक ये पहुँच गया है। मंदिर सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है, बहुत
अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सुधार हो चुके हैं। तो यहाँ तक की उपलब्धि हमने देख ली और इस उपलब्धि को हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं। उसके बाद अब खनक शुरू होती है मध्यकाल की। ये दो भाग में बटा हुआ है। एक इन्वेजन ऑफ इस्लाम के साथ एक नई सत्ता बैठती है, यानी मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करता है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराता है और उसके बाद उसकी शासन व्यवस्था चालू हो जाती है और वो जाकर फिर उससे बाबर वापस लेता है, यानी दूसरी मुस्लिम शक्ति मध्य एशिया से आके शासन करती है और वहाँ से उसका विस्तार इतिहास में 1757 तक है। उसके बाद अंग्रेज़ उससे टेक ओवर कर लेता है और 1947 तक अंग्रेज़ रहता है, फिर हम रहते हैं। लेकिन इस बीच के एक छोटा सा गलियारा इतिहास का बनता है कि 1192 से लेकर 750 तक ये राजपूत काल है। चूँकि सारी जातियों का इमरजेंस होता है, राजपूत अपने को विरासत में क्षत्रिय का मानते हैं, लेकिन ये कहने की बात है, डिबेट की बात है, सारी जातियां यहीं पे बनती हैं और जातीय बंधन इतना टाइट नहीं था, बड़ा शिथिल था, बहुत सारे शादी विवाह आपस में होते थे। धीरे धीरे आज अगर प्रकाष्ठा पे जाति व्यवस्था कभी है तो इस 20वीं और 21वीं सदी में है। पोस्ट मंडल मूवमेंट और पोस्ट मंदिर मूवमेंट धर्म और जाति प्रकाष्ठा पे पहुंच गई है। चूँकि उसके द्वारा हम सत्ता तक पहुंचते हैं और ये बहुत गलत है कि हम जातीय आधार पर जनगणना की भी बात करते हैं, कल होकर हम जातीय आधार पर बजट की भी बात करेंगे, तो एक राष्ट्र के लिए शोभा नहीं देता है। तो इसी फेज़ में जितनी जातियां हैं उसका इमरजेंस होता है और कहीं ना कहीं वर्ग व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। पहले हम वर्ण व्यवस्था में थे, 4 वर्ण थे, वो अब वर्ण व्यवस्था डिफ्यूज़ करता है और वो टूट जाता है अनेक जातियों में, काउंटलेस कास्ट सिस्टम में डिकम्पोज करता है। और क्यों करता है? तो पेशा के आधार पर करने लगता है। उसके कई फैक्टर हैं, सोसाइटी का इंटरनल आंतरिक विकास, शहरीकरण और पेशागत कि एक पेशे की ट्रेनिंग, खास पेशे की ट्रेनिंग लेता है वो, तो स्किल्ड इंडिया बना है। स्किल्ड इंडिया बना है तो अपनी जाति है, जैसे कुम्भकार बर्तन से लेकर और घर के सामान को बनाने लगा तो कुम्भकार कहलाया, उसका बेटा उससे स्व ट्रेनिंग लिया। और घरामीन जो घर बनाने का काम करता है वो लिया, उसका बेटा लिया। लुहार के साथ वही हुआ, बढ़ई के साथ वही हुआ, तेली के साथ वही हुआ, माली के साथ वही हुआ। जजमानी सिस्टम बना, एक दूसरे पे सबकी डिपेंडेंसी हुई। कुछ कृषक वर्ग बने, कृषक वर्ग में भी कुछ दबंग, पिछड़ी जातियों में भी 3 दबंग वर्ग पैदा लिया, यूपी से लेकर बिहार तक, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक। जैसे ऊपर के वर्ग में तो अपना ब्राह्मण और क्षत्रियों ने बांटा, उसमें इमरजेंस एक नई जाति का हुआ, कायस्था का हुआ। तो 4 उच्च जाति वाले अपने को तथाकथित कहे, चूँकि वो विरासत लिए क्षत्रियों और ब्राह्मण का। और उसके बाद जो जाति बनी उनके पास भी कृषि के द्वारा लैंड उपार्जित किए, उसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा पावरफुल कास्ट कहलाए, ओबीसी में भी दबंग ओबीसी कहलाए। और नीचे जो तमाम लोग जजमानी सिस्टम से जुड़े थे, चाहे बाल काटने वाला नाई हो या फल हल बनाने वाला लुहार हो, चाहे वो क्या बोलते हैं लकड़ी के सामान बनाने वाला हो। तो इस ढंग से इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये फेज हो जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर नॉर्थ इंडिया का पढ़ना, इंडियन फ्यूडलिज्म जो एक डिबेट का मैटर है। इंडियन फ्यूडलिज्म यूरोप की तरह नहीं था और कहने को हम कुछ कैरेक्टर मिलता था, लेकिन भारत में कभी भी फ्यूडलिज्म नहीं था। राइज ऑफ राजपूता, द इम्पेरियल चोला जो दक्षिण में एक बहुत बड़ा राज्य बना के निकला, कॉन्टेम्प्रेरी पेनिसुलर इंडिया, विलेज कम्युनिटी, बहुत अच्छा ग्रामीण शासन चोला ने दिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो आज पंचायती राज है, इसका बेस्ट इतिहास में अगर रूट है तो चोला के द्वारा है, जो स्वशासन बनाया। कंडीशन ऑफ वोमेन, कॉमर्स, बहुत बुरा हाल हुआ वोमेन का, इतना बुरा हाल कभी नहीं।
बड़ी तेज़ी से सती प्रथा और तमाम चीज़ें बढ़ने लगी, बड़े भेदभाव हुए महिलाओं के साथ। उसके बाद हमारा गिल्ड कॉमर्स ये थोड़ा कमज़ोर होता गया, सत्ता कमज़ोर हुई, कॉइनेज कमज़ोर होता गया। अब यहाँ तक खूब सोना चांदी का धीरे धीरे देखते हैं कि कनिष्क के ज़माने में, फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में कनिष्क होता है, भरपूर बड़े मोटे मोटे सोने के सिक्के जारी होते हैं, और धीरे धीरे गुप्ता तक आते आते वो छोटे हो जाते हैं। और यहाँ कॉइन का, कॉस्टली मेटल का दिक्कत होता है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, खासकर इंडो गंगेटिक प्लेन में। तो चीज़ें डिटोरिएट करती हैं सोसाइटी के लेवल पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद कल्चर, 700 से 1200 कल्चर लिटरेचर, कलहन हिस्टोरियन स्टाइल, ये राजतरंगी ने लिखा था कलहन ने। ये पहली इतिहास की किताब भारत में मानी जाती है, और क्रोनोलॉजिकली लिखा है, कश्मीरी पंडित था। हालांकि कई चीज़ें इसके बड़े ऑब्जेक्शनेबल हैं। ये कुछ जातियों को बहुत गाली बका है, खुलेआम गाली बका है, जैसे कास्ट को, चूँकि ब्राह्मण सत्ता को कास्ट चुनौती देता था। तो उसके बाद स्टाइल ऑफ टेम्पल जो मैं बताया हूँ, मूर्ति कला का बहुत विकास कुषाण के समय ही हो जाता है। 2-3 शैली इमर्ज करती है, मथुरा शैली, गंधार शैली, अमरावती शैली। मथुरा शैली रोमिला थापर कहती है कि पहले बुद्ध की मूर्ति उसमें बनी, चूँकि मूर्ति सबसे पहले अगर किसी की बनी है तो बुद्ध की बनी है। और गंधार शैली पे गंधार का यूनानी कला का प्रभाव है, बड़ी बड़ी पिंडलियाँ, घुंघराले बुद्ध के देखते होंगे, बाल, बड़े तीक्ष्ण नाक, जैसे सिकंदर का फोटो है किसी के देखिए। मथुरा शैली में कॉमन बाल जैसे हम लोगों के हैं, इतनी पिंडलियाँ नहीं, बड़ा मांसल शरीर नहीं। फिर अमरावती दक्षिण की कला, और उसमें मूर्ति बने। उसके बाद फिर एक नई चीज़ होती है कि भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो भी दक्षिण से स्टार्ट होकर रामानुजम से स्टार्ट होकर रामानंद उसको नॉर्थ में फैलाते हैं, जिसके कबीर, रविदास सब माना जाता है कि रामानंद के शिष्य थे। फिर पश्चिम भारत में बहुत तेज़ी से फैलता है भक्ति आंदोलन, जैसे बौद्ध, चूँकि शहरीकरण का बहुत बड़ा देन है, समाज में बहुत भेदभाव हो चुका है, उसको दूर करने का काम करता। इस्लाम आता है, इसके साथ सूफिज़म आ जाता है। वो समहाउ उसके सूफिज़म के अंदर भी सोशल बिलिंगनेस है, समाज सुधार और समाज गरीब गुरबे का कल्याण है। लेकिन ये बड़ा डिबेटेबल मैटर रहा, क्योंकि कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा में रोल सूफिज़म का रहा है। अलबेरूनी आया, किसके साथ आया? ये सेनापति था मोहम्मद गजनवी के साथ, जो गोरी नहीं गजनवी, जो सोमनाथ पे 17 बार कब्जा किया था। उतबी 2 हिस्टोरियन आया था। इस्लाम में हिस्टोग्राफी हमसे अच्छा हिंदुओं से रहा है, एक एक चीज़ को युद्ध भी करता था और सामने सब क्रोनोलॉजी को लिखता था। बहुत विद्वान आदमी था, इसने संस्कृत सीखा और हमारे फलित जोशी में बहुत कुछ दिया। उतबी भी बहुत ही उम्दा आदमी था, दोनों हिस्टोरियन था, जिसका नाम यहाँ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन खूब पूछ लिया जाता है उतबी के ऊपर। 13वीं सेंचुरी गोरियन इन्वेजन, क्या कारण थे कि गोरी देश में गोरी सफल हुआ? क्या कारण था पृथ्वीराज चौहान हार गया? सोशल एंड कल्चरल कंसिक्वेंसेस क्या पड़े इस्लाम के आने से? एक नया इम्पैक्ट दिया इस्लाम ने, इस पर बहुत अच्छा ताराचंद जी का काम है, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दास स्लैब डायनेस्टी, दास वंश आए, उसमें इल्तुतमिश, बलबन, इस बीच में रजिया भी है, बलबन और खिलजी रिवॉल्यूशन। फिर खिलजी के पास सत्ता आ गई और क्या खिलजी ने बहुत बड़ा विस्तार किया इसका। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रतापी राजा हुआ, बहुत ही इनोवेटिव सोच का था, भारत के इतिहास में बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। और इन लोगों का आर्ट आर्किटेक्ट कैसा था? क्योंकि आर्ट आर्किटेक्ट पे अब फारस का, तुर्की का, मध्य एशिया का प्रभाव पड़ने लगा, बड़े विशाल रूप में वो बनने लगा। उसके बाद 14वीं सेंचुरी और इसके बाद 14वीं सेंचुरी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जो वन ऑफ द पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, बड़ा भविष्य दृष्टा था, लेकिन इसकी कई पॉलिसी लोगों ने फेल करा दी। तो इसके पब्लिक वर्क और सल्तनत का और इब्न बतूता जो अफ्रीका से आया था, जो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताता है।
मतलब एक सोर्स है इब्न बतूता, सब जगह सोर्स है। ये अल-बेरूनी भी सोर्स है, इसलिए सोर्स को इकट्ठे नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी कल्चर इन 13-14 सेंचुरी के पूरे कल्चर को पढ़ना है, और इसमें कुछ हिस्टोग्राफर्स को पढ़ना है, जैसे अमीर खुसरो, जिसको माना जा सकता है कि हिंदी का और उर्दू दोनों का आदि पुरुष यही है। स्वयं बहुत बड़ा सूफी फॉलोअर था, निज़ामुद्दीन औलिया का, बहुत बहादुर था, और लगभग 6 से 7 राजाओं के साथ इसको काम करने का मौका मिला। आप सब 1-2 गाना इसको ज़रूर इनका सुने होंगे, छाप तिलक छोड़ के। तो बहुत बड़े शिष्य थे और विद्वान आदमी थे। शायद मध्यकाल में इतना बड़ा विद्वान आदमी खुसरो जैसा बहुत कम है, जिसको सारी भाषाओं और सब चीज़ों के बारे में बड़ा गहन अध्ययन था। हिस्टोग्राफी में जियाउद्दीन बर्नी का पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर, सूफिज़म, नॉर्थ इंडिया, लिंगायत, ये बहुत बड़ा सैब में एक नया चीज़ निकला जो आज भी इसका पॉलिटिकल एक वैल्यू है। कर्नाटक की गद्दी पे लिंगायत ही बैठता है, ये लिंग का पुजारी होता है, लिंग जो शिव का प्रतीक है, और बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। वैष्णविज़म है और शैविज़म में बहुत काटाकुटी मचा है, और लकुलिस इसका नेता था। और ये सैब कॉन्सेप्ट टोटली अलग है। हिंदुस्तान में सैब के 3 कॉन्सेप्ट है। कश्मीरी सैब की कल्पना बिल्कुल अलग है, लिंगायत का सैबिज़म अलग है, और शंकराचार्य ने जो 12 ज्योतिर्लिंग और उनके सैबिज़म का कॉन्सेप्ट 12 ज्योतिर्लिंग का अलग है। तो एक ही धर्म, एक ही ईश्वर, एक ही डाइटी, लेकिन सबको सोचने और समझने का तरीका अलग है। जब हम कश्मीरी पंडित वो मनाते हैं महाशिवरात्रि, तो मांस भक्षण करते हैं, हमारे यहाँ उपवास करते हैं। लिंगायत में भी मांस एलाऊ है, मदिरा एलाऊ है, तो ये ऐसे शिव है। तो लिंगायत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी इसका इम्पोर्टेंस है। आज भी कर्नाटक के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा योगदान लिंगायत का होता है। आज भी जो चीफ मिनिस्टर है वो लिंगायत ही है। भक्ति स्कूल साउथ में, चूँकि साउथ से ही भक्ति आया हुआ है, ये नॉर्थ का देन नहीं है, और ये आकर कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बचाने का काम किया, नहीं तो इस्लाम का कन्वर्जन और बढ़ता। ये कहीं ना कहीं समाज में समता स्थापित करने का बात किया, और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड बताता है कि शहरीकरण तेज़ी से हुआ। जितने भी हिस्टोरियन है, इरफान हबीब एंड ऑल आर, कि कबीर इतने पावरफुल क्यों हुए, इतने वोकल क्यों हो गए, इतने स्टेट पावर, चूँकि शहर में रहते थे, गांव में रहते थे काट देता। रैदास क्यों चमार होके भी जो उनकी जाति थी, और उनसे बड़ा कोई संत नहीं हुआ। खुद कबीर बोलते हैं कि संतों के संत थे, और वाकई में एक ही वाक्य अगर ले लीजिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कोई विकल्प नहीं। और क्यों रैदास इतने महान हुए कि बड़े मीरा भी उनकी शिष्य बनी, ब्राह्मणिकल ऑर्डर के लोग बने, जबकि उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी, वो जिस जाति से आते थे। लेकिन शहरीकरण हुआ तो लोगों का रहन सहन, मार मिजाज सब बदल गया, और उसके चलते भक्ति आंदोलन खूब पनपा। और कहीं ना कहीं वही आज भी हिंदुस्तान को जो बचाने का काम किया है, और इतना सभ्य देश जो कुछ भी बचा है मेरे यहाँ नैतिकता, उसमें बुद्धिज़्म तीनों फेज़ में, दूसरे फेज़ में भक्ति आंदोलन, और तीसरे फेज़ में राजा राम मोहन राय से लेकर विवेकानंद भाया, आर्य समाज और पूना का परमहंस मंडली, इन सबों का योगदान है। तो टाइम टू टाइम सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों को बचाया है। कितना लंबा सिलेबस है, आप खुद देखिए। 15 एंड 16 सेंचुरी पॉलिटिकल हिस्ट्री, प्रोविंशियल डायनेस्टी, इसमें क्या हुआ। कश्मीर में जैनुअल अबादीन, जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है, गुजरात, मालवा, बहमनी, विजयनगर एम्पायर, और लोधी, फर्स्ट फेज ऑफ बाबर, हुमायूं, सोएसा, शाह एडमिनिस्ट्रेशन, पुर्तगीज़ कॉलोनी। उसके बाद 15-16 सेंचुरी सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, लिटरेचर, विजयनगर एम्पायर की खूबियाँ, चैतन्य महाप्रभु का भक्ति मूवमेंट, गुरु नानक का, कबीर का इमरजेंस। तो ये सारी चीज़ें अकबर की सफलता, और तमाम चीज़ें अकबर का दिया हुआ, सुलह कोल की नीति, और तौहीद इलाही, जिसको दीन इलाही अभ्रंश रूप में कहते हैं, उसका धर्म पे प्रयोग करना, उसकी राजपूत पॉलिसी, उसका रिलीजियस पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है,
और इसके पास अब्दुल फजल दोनों भाई थे, और फैज़ी दोनों बहुत बड़े हिस्टोरियन और थिंकर्स थे, और टेक्नोलॉजी बहुत कुछ डेवलप हुआ। फिर मुग़ल एम्पायर में जहांगीर आया से लेकर औरंगजेब तक, फिर ज़मींदारी, मनसबदारी, फिर उनका रिवोल्ट, बहुत विस्तृत सिलेबस है। फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी 16 और 17 सेंचुरी, जनसंख्या, शहर, कॉमर्स, और इंग्लैंड फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज़ तो पहले आ गई, उसका आना, उसका कल्चर मुग़ल के समय बहुत बड़ा कल्चरल इवोल्यूशन हुआ। आर्ट आर्किटेक्चर में जो कुछ भी आज हिंदुस्तान जिन चीज़ों पे गर्व करता है मुग़ल ने दिया, चाहे ताजमहल हो तब, जामा मस्जिद हो तब, दिल्ली का लाल किला हो तब। और इसमें दारा सिकोह जैसा भी व्यक्ति पैदा लेता है जो उपनिषद का दीवाना था, सारे उपनिषदों का इसने मजमा बहरीन नाम से अनुवाद किया। तो यही सब आपको बोले थे सोर्स में काम आएगा। वैष्णव भक्ति, महाराष्ट्र धर्म और इवोल्यूशन ऑफ सिख खालसा पंथ की भी उदय इसी काल में जाके हो जाती है, खालसा भी आ जाता है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी मुग़ल का पतन होता है और ब्रिटिशर्स अब आ जाता है। अब क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली का ज़माना शुरू हो जाता है। फिर इकोनॉमी, सोसाइटी और तमाम चीज़ें, फिर कल्चर ड्यूरिंग द मुग़ल, पर्शियन लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और तमाम चीज़ें का विकास होता है। अब सी, ये मॉडर्न इंडिया है, ब्रिटिश रूल कैसे आया, यहाँ उपनिवेश की स्थापना कैसे किया, अब उस उपनिवेश के खिलाफ पहला विद्रोह 1857 का हुआ, और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा अंग्रेज़ों का, इसी के प्रभाव से तो हमारे यहाँ समाज सुधार आंदोलन हुआ। उसके बाद 1858 से 1914 तक इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, बहुत ही बुरी स्थिति थी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी 1907 में लिख के हम लोगों का आँख खोला। चारों ओर अकाल भुखमरी की स्थिति थी। अर्ली नेशनलिज्म, कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई और कैसे नरम दल और गरम दल दोनों मिलकर अपने अपने बातों को रखते थे। इंटरवार यानी पहले विश्व युद्ध के बाद क्या इकोनॉमी का कंडीशन रहा, फिर किसान मूवमेंट और तमाम ढंग के आंदोलन हुए। फिर गांधी के लीडरशिप में कैसे आज़ादी की लड़ाई आ गई और नेशनल मूवमेंट के अलग अलग पार्ट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट 1905, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स, स्वराजिस्ट, लिबरलिस्ट, आइडिया ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लेफ्ट सोशलिस्ट, उसका लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट, टैगोर, प्रेमचंद, सुवर्णम भारती, इकबाल, ये सारे टुवार्ड्स द फ्रीडम। अच्छा, फिर आज़ादी, फिर फ्रीडम के बाद संविधान का निर्माण 1964 तक, फिर प्लानिंग कमीशन। अब आगे वर्ल्ड हिस्ट्री, इनलाइटमेंट यानी ज्ञानोदय का काल और नई आइडिया, रिनेसा, पुनर्जागरण, मेजर आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट, कांट और रूसो के विचार, स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट यानी ज्ञानोदय का यूरोप से बाहर प्रसार, राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडिया, मार्क्स का उदय, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, यूरोपियन स्टेट सिस्टम, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन में डेमोक्रेसी, औद्योगिकरण, यहाँ तक ये सिलेबस पसर गया। उसका नेशन स्टेट सिस्टम, इम्परलिज्म, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, उसका रिवॉल्यूशन, काउंटर रिवॉल्यूशन तो बहुत वास्ट है। उसके बाद दोनों वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, फिर कॉलोनियल लिबरेशन, फिर डीकोलोनाइजेशन, अंडर डेवलप यानी देश आज़ाद होने लगा, कॉलोनी उपवेश खत्म हुआ, यूरोप का एकीकरण, सोवियत संघ का टूटना और यूनिपोलर वर्ल्ड का बनना। उसके बाद लास्ट ग्लोबलाइजेशन की बात है। इतना बड़ा सिलेबस है। अब बताइए, चंद महीनों में नहीं, अब इसमें मैंने ट्रिक रखा है कि जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा वो कॉन्सेप्ट केवल पढ़ाऊँगा। पहले 5-6 क्लास में कैसे इतिहास में पकड़ेंगे आप क्वेश्चन को, वो सब ट्रिक बताऊँगा। और जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न होगा, डाउट क्लियर होगा, और इस पर हम सारे टॉपिकों पर भरपूर क्वेश्चन देंगे MCQ। तो मात्र आज के डेट में ये कोर्स 399 रुपये में अवेलेबल है, जो 1399 होगा। यानी आपको हिस्ट्री पर भी पूरा MCQ और डाउट क्लियर और बेसिक कुछ क्लासेस, चूँकि पूरा पढ़ाऊँगा तो नहीं समझ में आएगा।
हाँ, एक आग्रह करता हूँ कि कुछ बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी और इग्नू वाले एडमिशन इसमें ना ले लें, चूँकि मैं नहीं पढ़ा पाऊँ और इस इतिहास नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके लिए अलग से हम लोग इंटीग्रेटेड हिस्ट्री का एक 10 महीने का कोर्स प्लान कर रहे हैं, जिसमें पूरा इतिहास पढ़ाया जाएगा डिटेल। उसमें लें, इसमें धोखे से लेकर वो फिर बच्चे की तरह बार बार तंग न करें। और प्लस जीके में जो कुछ भी पढ़ना है, जीके में जो कुछ भी पढ़ना है, और कुछ चीज़ उसमें हिंदी साहित्य का भी है, तो हिंदी साहित्य तो सबका ठीक होता है, उस पर MCQ होगा। जीके के सारे टॉपिक को पढ़ाऊँगा, यानी 399 में आज सब्जेक्ट भी है और जीके भी है, और 4 सब्जेक्ट हम लोगों ने तय किया है अभी तक। हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और कॉमर्स, ये 4 किया है। भविष्य में हो सकता है कि हम कोई एक लिटरेचर लें, इंग्लिश लें या हिंदी लें, हिंदी ही लेंगे, और एक बायोलॉजी से ग्रुप से लेंगे, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं, उसमें कोई एडमिशन ना ले। हाँ, लेकिन हर कोई को 399 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। अगर एक पेपर में भी मैं मॉक टेस्ट पूरा पढ़ा देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, तो कम नहीं है। तो ऐप बेस्ड क्लास होगा, SF क्लास ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी ऐप पे कुछ काम चल रहा है, इमीडिएट नहीं डाउनलोड होगा। वीडियो देखिए, मेरे ऑफिस के संपर्क में रहिए, एडमिशन लेना चालू कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, चूँकि कभी भी रेट इसका बढ़ जाएगा। ये पूरा पैकेज है 1399 का। तो इस तरह से गुरुवर, चूँकि मैं आप सब गुरु हैं, आप सब B.Ed किए हुए हैं, तो आपको पुनः निमंत्रण देता हूँ कि आइए और इसका आनंद लीजिए। जय हिंद।